आपका जेएस एकेडमिक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम यूपी टेट के बारे में संज्ञा प्रकरण की व्याख्या बताएंगे। जैसे अर्थ संज्ञा प्रकरणम या अर्थ संज्ञा प्रकरणम। फिर देखो एसाम अंतः इतः इत संज्ञक सूत्रम। कैसा सूत्र है ये? इत संज्ञक सूत्रम है। इसका मतलब ये होता है कि जो हम महेश्वर सूत्र पढ़ाए आए हैं उनकी जो इत संज्ञा हुई है कैसे कैसे हुई उसके बारे में हम बता रहे हैं। पिछला हम वीडियो बनाए थे महेश्वर सूत्र के बारे में, प्रत्याहार के बारे में। आज उसी की हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कैसे कौन कौन वर्ण इत संज्ञक हुए, कैसे इत संज्ञक होते हैं और क्यों होते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो। एसाम अंत्या इतः कहता एसाम अंतः इतः कहता इन महेश्वर कहता उन महेश्वर सूत्रों में जो अणा का अंगा इता इत्यादि सभी अंत वर्ण इत संज्ञक है, अर्थात इन सबकी इत संज्ञा होती है या इन सबकी संज्ञा इत है। जैसे हम बताए थे पहले अयुण क्या आ ई उ और ड़ा। देखो ये देखो आ ई उ ड़ा। अब इसमें देखो हम आड़ा लिए हैं, ये इसी की चर्चा हो रही जो प्रत्याहार बताए थे, इन्हीं की इत संज्ञा कर रहा है एसाम अंतः इतः सूत्र। ये अड़ा है, इसका क्या कर रहा है? इत संज्ञक कर रहा है। क्या कर रहा है? इत संज्ञक कर रहा है। और फिर उसके बाद अगले सूत्र आता है क्या? लड़ मध्य इत संज्ञ का। कहता है कि जो लड़ के मध्य में है, लड़ के मध्य में जो है, किंतु लड़ सूत्र के मध्य में जो ला में विद्यमान आ है उसकी इत संज्ञा अर्थात आ की इत संज्ञा होती है। ठीक है, अब देखिए कैसे आ की इत संज्ञा हुई है। जैसे हम देखें ला, ये लण लिखा है। ठीक, अब इसकी तो इत संज्ञा हो गई। अब इसकी इत संज्ञा कैसे हो रही है? इसके आ कहाँ है? देखो आ ला है, इसको हम हलंत किए। जब हलंत किए तो इसमें जो आ है वो निकल आया। इसीलिए कहा है लड़ मध्य इत संज्ञा से। आप कहते हैं जो ल के मध्य में आ है उसकी हम इत संज्ञा करेंगे या इत संज्ञा होती है। जैसे इसकी क्या हुई? इत संज्ञा हुई। ठीक, अब इसके बाद देखिए हलंत्यम। कहता उपदेश अंत्यम हल इत स्यात्। कहते हैं उपदेश अंत्यम हल इत स्यात्। तो देखिए आप, उपदेश के अंत में जो वर्तमान में व्यंजन की इत संज्ञा है वह उपदेश का अर्थ है, अर्थात उसे हम अर्थ उच्चारण कहते हैं। ठीक है, उपदेश के अंत में जो व्यंजन की इत संज्ञा हुई है उसी को हम उपदेश कहते हैं। यहाँ उपदेश का अर्थ है आद्य उच्चारण। आद्य उच्चारण, आद्य उच्चारण है जैसे इसमें कुछ व्याकरणों ने कुछ सूत्र गिनाए हैं। वह सूत्र आप देखिए परिभाषित किए हैं। जैसे धातु धातु सूत्र गण, धातु सूत्र गण उड़ादि, धातु सूत्र गण और उड़ादि
लिंग अनुशासनम। लिंग अनुशासनम आगम आगम प्रत्यय एवं आदेश। मानते हैं। ये हलंतम। अब इसका मतलब ये सूत्रगण कुछ गिनाए हैं या व्याकरणों ने कि धातु सूत्र गण गुणादि लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय एवं आदेश मानते हैं। अब इन्हीं को वो कहाँ देखो जो अभी हम बताया लिंगानुशासनम और आदेश, उसी के आगे देखिए आप जो महेश्वर सूत्र है, क्या महेश्वर सूत्र, उन्हीं में जो सूत्र है उन्हीं के अंतर्गत जैसे ड़ा का आदि जो व्यंजन आए हैं, जो व्यंजन आए हुए हैं, उन्हीं के बारे में कहा गया है। ज्यादा अंदर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यूपी टेट देना, ना कि आपको टीजीटी पीजीटी देना है। इसलिए जो कहा गया है कि वो सिर्फ आपको जानकारी के लिए कि ये कैसा सूत्र था, जो हम लिखे थे वो कैसा सूत्र था, इसलिए आपको बताए थे कि इतना इतना प्रक्रिया होती तब होता है। अब आगे सूत्र देखिए, अदर्शनम लोपः। क्या अदर्शनम लोपः, यह कैसा सूत्र है? अदर्शनम लोपः कैसा सूत्र है? अदर्शनम लोपः जो है आपका लोप संज्ञक सूत्र है। क्या लोप संज्ञक सूत्रम, लोप संज्ञक सूत्रम। इसका मतलब ये होता है कि जो अदर्शनम, जो दिखाई न दे, यानी जिसका लोप हो और दिखाई न दे, उसी को हम कहते हैं अदर्शनम लोपः। ठीक, आपसे जो पूछा जाएगा सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि अदर्शनम लोपः कैसा सूत्र है, तो ये लोप संज्ञक सूत्र है। ठीक है, आपको व्याख्या करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूपी टेट है ना कि टीजीटी पीजीटी है। ठीक है, अब अगला सूत्र देखो, तस्य लोपः। क्या तस्य लोपः, यह कैसा सूत्र है? तस्य लोपः कैसा सूत्र है? तस्य लोपः जो है आपका ये लोप विधायक सूत्र है। क्या लोप विधायक सूत्रम। अदर्शनम लोपः कैसा सूत्र है? तो ये लोप संज्ञक सूत्र है। अगर पूछे कि तस्य लोपः कैसा सूत्र है, तब आपको बताना है कि लोप संज्ञक सूत्रम है। ठीक है, इसी तरह आपको टीजीटी पीजीटी में अगर हम पढ़ाएंगे तब इसको आपको व्याख्या बताएंगे। बाकी आप इतना जानकारी रखिए यूपी टेट के लिए कि ये कैसे सूत्र हैं बस, और इसके बारे में आपको कोई जानकारी
ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, इतना ही पूछता है और कुछ नहीं विशेष तौर पर पूछता है। अब आता आदिर अंतेन सहता, आदिर अंतेन सहता। ठीक, ये कैसा सूत्र है? आदेर अंतेन कैसा सूत्र है बताओ? ये आपका प्रत्याहार संज्ञक सूत्र है। क्या है? प्रत्याहार संज्ञक सूत्रम। आदेर अंतेन सहता कैसा सूत्र है? प्रत्याहार संज्ञक सूत्रम। ठीक, यही चीज, यही सब पूछा जाता है आपके यूपी टेट में, ना कि आपको ये पूछता कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये सब नहीं पूछता। खाली यही पूछता कि आदेर अंतेन कैसा सूत्र है, तो आपको प्रत्याहार संज्ञक सूत्र बताना है। ठीक है, अब आगे आप देखिए। उकालो, क्या? उकालो अजहिरिष्यम, अजहिरिष्य दीर्घ प्लुप्तः। यह कैसा सूत्र है? उकालो अजहिरिष्य दीर्घ प्लुप्तः कैसा सूत्र है ये बताओ? ये जो है आपका उकाल मतलब कहता है कि काल, क्या? काल, उकाल। जैसे हम कहें कि ऊ और ये, ठीक, अब समझो ऊ3, मतलब इसका मतलब क्या होता है? ये कहता है इनकी भी ह्रीश्व दीर्घ और प्लुप्त होती है। क्या? ये आपका ह्रीश्व हो गया, ये आपका दीर्घ हो गया, ये आपका प्लुप्त हो गया। ठीक, ये तीन की क्या होती है? स्वरों की ह्रीश्व दीर्घ और प्लुप्त। ठीक, इसकी एक मात्रा होती है, इसकी दो मात्रा होती है, इसकी तीन मात्राएं होती है। ठीक, इसीलिए लिखा गया है, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आ ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक, ये भी सही है आपका। ठीक, ऐसे भी हो जाता है। तो चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, कहता है उकालो ह्रीश्व दीर्घ प्लुप्तः है। तो उकाल के अर्थ में ऊ की एक मात्रा, दीर्घ मात्रा और प्लुप्त मात्रा। ठीक, अब हम इसको कहते हैं उकाल, जैसे हम लिख दिए उकाल। ठीक, उकाल प्लस अच, ठीक, प्लस देखो उकाल अच प्लस ह्रीश्व प्लस दीर्घ प्लस प्लुप्त। ये देखो, अब आप इतना व्याख्या जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस सिर्फ आप इतना जानो कैसे क्या है, इसका मतलब क्या है, यही चीज आप जानो बस, और आपको जानने की जरूरत ज्यादा नहीं है अंदर। ठीक है, इन्हीं को हम अगर ऐसे लिखे रहेंगे तो ये तो ह्रीश्व हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा, ये प्लुप्त हो जाएगा। बस इतना जानकारी रखो। ऐसा शब्द अगर लिखा रहे तब आप समझो कि हाँ ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, अब अगला देखिए सूत्र। अगला सूत्र है उच्चई उदाता। क्या? उच्चई
उच्चैरुदातः, ये देखो उच्चैरुदातः, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उच्चैरुदातः। ठीक ठीक है ना, ऐसे आप भी लिख सकते हैं कि उच्चैरुदातः या उच्चैरुदातः। इसका मतलब ये होता है जिन स्वरों की उत्पत्ति अपने उच्चारण स्थान के ऊपर भाग से बोला जाता है उसको हम उच्चैरुदातः कहते हैं। जिस क्या कहते हैं, जिन स्वरों की उत्पत्ति अपने ऊपर के भाग से बोला जाता है हम उसे उच्चैः कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है निश्चैः, क्या निश्चैरुदातः या निश्चैरुदातः। ठीक, ये निश्चैरुदातः। अब इसको आप देखिए, जब हम किसी स्वरों को हम जब या किसी क्या कहते हैं जिन स्वरों की उत्पत्ति अपने निर्धारित उच्चारण के स्थान के नीचे के भाग से होती है उन्हीं को हम अनुदात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदात कहते हैं। ये उदात हो गया, ये आपका अनुदात हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, निश्चैः अनुदातः, इसको हम अनुदात बोलेंगे। ठीक है। देखो इसको गौर करना है बस आपको, और कुछ नहीं। अगर पूछे उच्चैरुदातः कैसा सूत्र है, उच्चैः कैसा सूत्र है, तो ये उदात्त है जो ऊपर के भाग से बोला जाता है। ठीक है। और निश्चैरुदातः तो अब ये आपको, इसको हम अनुदात्त कहेंगे, ये अनुदात्त है। ठीक है। अब आप आगे देखिए, अब आगे आप देखिए, समाहारः स्वरितः। क्या? समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः। ठीक, ये स्वरित है, इसको हम क्या समाहारक क्या कहेंगे? स्वरित कहेंगे। ठीक है। आप स्वरित इनको इसलिए स्वरित कहेंगे क्योंकि जो उदात्त प्लस अनुदात्त, ठीक, उदात्त प्लस अनुदात्त, जब इन दोनों को हम मिला के बोलेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा? समाहार स्वरित। क्या कहेंगे? समाहार स्वरित। इनको हम समाहार स्वरित कहते हैं। पूछे कि समाहार का कैसा सूत्र है, तो स्वरित सूत्र है। ठीक, ये चीज गौर करना है। आगे देखो, ज्यादा व्याख्या इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ज्यादा व्याख्या पूछेगा नहीं, अब आप लोग उसी में उलझ जाएंगे, कोई मतलब है नहीं। बार बार उसी को बताना, उसी को वो करना, कोई मतलब नहीं होता है। अगर व्याख्या करना हो तो हम सब व्याख्या कर दें, इससे कोई मतलब है नहीं है। अब व्याख्या से मतलब आपको टीजीटी पीजीटी थोड़ी देना है, आपको खाली यूपी टेट देना है। यूपी टेट में जो पूछेगा उसी को बताएंगे। फालतू वाला क्वेश्चन से आप बताने से क्या मतलब, आप उसी को मत है कि यार ऐसे कैसे हुआ, ऐसे आप कुछ नहीं जानना है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि कैसे सूत्र, कैसा मतलब क्वेश्चन आएगा, कैसे हमें फंसाना। जो हम बता दिए हैं आपसे पहले से, जो हम पढ़ाएंगे वो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ के जाना है। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं 30 में 30 यूपी 10 में फंसाने की गारंटी है। अब आप अगर नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं है, कोई जबरदस्ती भी नहीं करते, नहीं हमारा चैनल देखिए, हमें लाइक करिए, हम कभी कुछ कहते नहीं कहते। आपको पसंद है, आपको अगर समझ में आ रहा है तब आप उसको पढ़ के एग्जाम तो एक बार देखिए। आप एक बार एग्जाम हमारा मतलब पढ़ाया हुआ आप एक बार जाके देखिए, देखें तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हम सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं। अब आपको भाई ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये कहाँ पूछेगा, अरे भाई पेपर उठा के आप देखिए ना, शुरू से जब से 2011 से यूपी टेट चालू हुआ है, 11 तो नहीं था,
11 के बाद जितने यूपी टेट हुए हैं, जितना मैं पढ़ाया हूँ, उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नहीं विश्वास आप उठा के चेक कर लीजिए, ठीक है। अभी आगे चल के बता रहे हैं कि जिसमें 2013 में बहुत लोग उलझे हुए थे एक क्वेश्चन पे। हम अभी बताएंगे वो कहे क्यों उलझ गए। तो भाई हिंदी वाले को क्या पता कैसे होगा, या और विषय वालों को क्या पता। सो भाई संस्कृत जो पढ़ेगा संस्कृत का ही बात बता पाएगा, बाकी लोग हम लोग कहेंगे कि नहीं ये कैसे हुआ, ऐसे नहीं। तो वो चीज आप आगे देखिएगा क्या है। मुखानुनासिको वचनो अनुनासिका। मुख नासिका मुख नासिका वचनों मुख नासिका वचनों अनुनासिका। अनुनासिका अब आपको ऐसे लिख देगा कि मुख नासिका वचनों अनुनासिका, एक ऐसा सूत्र है। हाँ, तब आप क्या करेंगे, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी रखेंगे तभी बता पाएंगे, है ना। तो अब हम आगे आपको बता रहे हैं। अब ये तो खाली सूत्र लिखे थे, अब आगे इसके पहले बता रहे हैं, जो बता रहे थे उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसकी चर्चा ये है कि आप सुने होंगे कि आ ई उ री, ठीक, कितना आ ई उ री, ठीक, और ली, ये शब्द गौर करना। ये बहुत पूछता, बहुत लड़की इसमें फंसते हैं। आप समझना कैसे होगा। अब आप देखिए, अब हम अब ये कह रहा है कि इसका क्या कहते हैं उच्चारण स्थान कितने हैं। तो इनके उच्चारण स्थान कितने हैं, 18 है। इनके भी, इसके भी उच्चारण स्थान कितने हैं, 18। इसके भी 18, इसके भी 18, इसके भी 18 होते हैं, ठीक। और इसके 12। अब कहते हो 12 18 कैसे आया। देखिए एक चीज जान लो, इसका हिरिस और दीर्घ दोनों होता है। क्या, किसका, इसी का हिरिस प्लस दीर्घ, ठीक। इसके क्या हिरिस और दीर्घ और प्लुप्त तीनों होता है, इसलिए इनको 18 भेद होता है, ठीक। कितने, 18 भेद। इनके सबके कितने कितने भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं, ठीक है। तो अब हिरिस तो दीर्घ हो जाता है। अब देखिए ली का कहीं आपको दीर्घ मिला है, ये जो ली है इसका क्या होता है, इसका दीर्घ नहीं होता है। ली का दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसका क्या अच्छा कम हो गया, तो 12 बचे, ठीक। कभी पूछे कि ली के कितने भेद होते हैं, तब आप 12 मारेंगे। अगर पूछे कि आ के कितने भेद होते हैं, तब 18 मारेंगे। ई के कितने भेद होते हैं, तो 18 मारेंगे। ऊ के कितने भेद होते हैं, 18 मारेंगे। और री के कितने भेद होते, 18 में। लेकिन और देखो, ये हुआ इतने का, ठीक है। अब देखो, अब अगला देखो, ए आई ओ और आओ, इनके कितने भेद होते हैं। यही चीज यूपी टेट में 2013 में शायद पूछा गया था, ठीक है। ये वाले की मतलब कौन सा इसका दीर्घ नहीं है, ये कहा गया था। क्या कहा था कि निम्नलिखित में से इसमें कौन सा दीर्घ नहीं दे। इस तरह लिखा था कि निम्न लिखित में से किसका दीर्घ नहीं होता है। बस इतना सा शब्द लिखा था और 4 ऑप्शन दिया हुआ था। दिया था आ ओ और शायद ई था क्या, हाँ ये
मान ये ऑप्शन मान लो, इसी ऑप्शन को मान लो ना, वहां जाइए वो क्वेश्चन पे, लेकिन बना तो यही क्वेश्चन इसी तरह बनता है। तो निम्नलिखित में से किसका दीर्घ नहीं होता। अब आप देखिए इसमें निम्नलिखित में किसका दीर्घ नहीं होता है, आप देखिए ना। अभी हम पहले बताए हैं कि भाई किसका किसका दीर्घ होता है, तो भैया इनके जो होता है दीर्घ नहीं होता है, पूछा है। तो दीर्घ किसका नहीं होता है, इनमें से सबको होता है ना, इनमें से सब में होता है। आ का भी दीर्घ होता है, इसका भी दीर्घ होता है। अब इसका दीर्घ हुआ क्या, नहीं हुआ ना, बताया ना कि तभी तो इच्छा फंसा है। ठीक, ये चीज आप देखिए, ये इसका दीर्घ नहीं होता इसलिए ली है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था, निम्नलिखित में से किसका ह्रीश्व नहीं होता था। ह्रीश्व नहीं होता। अब ह्रीश्व का देखिए भैया, ए आए ओ और औ, इन शब्दों के, इन स्वरों के क्या होते हैं, ह्रीश्व नहीं होता है। इतना याद रखना है, ये जितने शब्द हैं इनके ह्रीश्व नहीं होगा। ठीक, क्या इनके ह्रीश्व नहीं होगा। जब इनके ह्रीश्व नहीं होगा तो इनके भेद हम कितना पाएंगे, 12 भेद सबके हो गए। ये सब 12 भेद के इनके जब बताएगा कि ए के कितने भेद, तो 12 भेद, आई के कितने भेद, 12 भेद, ओ के कितने भेद, 12 भेद, औ के कितने भेद, 12 भेद। ठीक है, अब इसको आप देखिए, आ आए औ के कितने भेद हो जाते हैं, तो 12 भेद हो जाते हैं। ठीक है, और आ ई उ री के कितने भेद हो जाते हैं, तो इनके 18 भेद हो जाते हैं। लेकिन एक शब्द आया है, अगर ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे कभी कि री और ली के कितने भेद, तब आप क्या करेंगे। अगर पूछ ले री ली के कितने भेद, तब आप क्या करेंगे। तब आपको ये कहना है कि इन दोनों के क्या सवर्ण होने के कारण इसके हम 30 भेद कर दिए। क्या, 30 भेद। लेकिन ये कंडीशन रहेगी तभी आप 30 मारेंगे। अगर ये कंडीशन न रहे, खाली री पूछे कि री के कितने भेद, तब आपको 18 ही मानना है। अगर सूत्र दे के पूछे तब आपको 30 मानना है। ठीक है, चलो आगे। ये चीज है, इसी को पूछता है ज्यादातर, और ज्यादा नहीं पूछता है अंदर से ये क्वेश्चन। यही सब आते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका। ठीक, ये मुख अनुनासिका, वचनों अनुनासिका। ठीक, इसका मतलब ये होता है, जो हम बताए आए हैं कि ए आई ओ के 12 भेद होते हैं, वही आगे इसकी चर्चा कर रहे हैं, व्याख्या नहीं बताएंगे। ये जानो कि मुख और नासिक वचनों की कौन सी संज्ञा, जो मुख और नासिका से, जैसे कहें मुख प्लस नासिका, तो ये दोनों मिला के बराबर क्या हो जाएगा, अनुनासिक संज्ञा होती है इनकी। ये चीज जानो बस, मुख और नासिका क्या होता है, अनुनासिक संज्ञा होती। ठीक, ये चीज समझो। अब आगे हम अंदर इसीलिए नहीं बता रहे हैं तो क्योंकि आप खाली पेपर सॉल्व करना, ना कि आपको व्याख्या वहां बताना है। आपको पेपर में खाली क्वेश्चन देगा, ना कि व्याख्या देगा। ठीक है ना। अब आगे आप देखिए, तुल्यस प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। ये देखो, तुल्यस प्रयत्नम सवर्णम। ठीक, ये क्या कहता है, इसकी कौन संज्ञा होती है, सवर्ण संज्ञा। सवर्ण कैसा सूत्र है ये, सवर्ण संज्ञक सूत्र है। इतना जानो बस, और कुछ नहीं आपको जानना है। बस ये कैसा सूत्र है, सवर्ण संज्ञा
सूत्रम। बस इतना जानो, ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं। ये सब इतना अंदर से आपको नहीं, पीजीटी नहीं दे रहे वो आपको अंदर से पूछेगा। अब आप इसी में उलझ जाएगा तो फिर कहोगे कि हम नहीं कर पाएंगे, इतना से इतना नहीं कैसे पढ़ाएं। तो यही चीज तुल्य प्रथम कैसा सूत्र है, सवर्ण संज्ञक सूत्र में। ठीक है, अब आगे आप देखिए। अब आगे देखिए, हम आपको बताए थे, अब आपसे ऐसे पूछे ए आई को क्या कहते हैं। ए आई को हम क्या कहेंगे, ए और आई को हम क्या कहेंगे, कंठ ताल। जब ऐसे पूछे ए आई का क्या होता है, इसको होता है कंठ प्लस ताल। ठीक, अब पूछे ओ और औ को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, कंठोष्ठ। क्या, कंठोष्ठ। ठीक, इनको हम कहेंगे कंठ और ओष्ठ, या हम प्लस में कर दे रहे हैं, कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक, कंठोष्ठ ये। ठीक, ओ औ को कंठोष्ठ कहेंगे, ए आई को कंठतालु कहेंगे। ठीक, अब एक और शब्द आता है, बार बार पूछता है, वाह। क्या, वाह कैसा है, ये दंतोष्ठ है, इसको कहेंगे दंतोष्ठ। ठीक, क्या कहेंगे, वाह को दंतोष्ठ कहेंगे। और एक शब्द और आता है, एक शब्द और आता है, देखो, जिह्वा मूलीय। क्या, जिह्वा मूलीय। ये देखिए, जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय किसे कहते हैं, जिह्वा मूलीय दो ही शब्द होते हैं। जब आपको आए खा के बाद, अगर ऐसा खा के बाद ऐसा लगे रहे खा रहे, तब ये अर्ध विसर्ग हो जाता है। इस जिह्वा मूलीय को हम अर्ध विसर्ग भी कहेंगे। ठीक है, या हम इसको कहेंगे अयोगवा भी इसको कहते हैं, लेकिन हम इसको ऐसा बना रहेगा, ये हमारा जिह्वा मूलीय है। ठीक है, का खा, या बीच में विसर्ग, इस तरह के विसर्ग, ये वाला, तो हमारा ये हो जाएगा जिह्वा मूलीय, इसको कहेंगे। ठीक है, अब अगला देखो, और एक उपपद उपपदमानीय। ये अगर पूछे तो हम इसको कहेंगे पा और फा को, ये उपपदमानीय। ठीक, ये अब अगला देखिए, संज्ञा प्रकरण ज्यादा अंदर से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, जो पूछा जा रहा है उसी को बताएंगे, फालतू बताएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, कोई मतलब भी नहीं है। अब आ जाओ यत्न। क्या, यत्न। यत्न कितने प्रकार के होते हैं, यत्न जो है कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखो, यत्न कितने प्रकार के, यत्न हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के, दो प्रकार के। दो प्रकार के। ठीक, यत्न हमारे दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला आप देखो, अभ्यांतर प्रश्न। पहला क्या है, अभ्यांतर, अभ्यांतर प्रयत्न। ठीक, दूसरा हमारा होता है क्या, बाह्य प्रयत्न। क्या, बाह्य प्रयत्न। ठीक, ये देखो, अभ्यंतर पद और बाह्य प्रयत्न, इतना जानो। अब आगे आप देखो,
नोट करना हो नोट कर लीजिए। यत्न कितने प्रकार के होते हैं? यत्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला हुआ अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा हुआ बाह्य यत्न। ठीक, अब आप देखिए अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। अब इसके 5 प्रकार हो गए, ये 5 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन है? देखो, पहला आपका हो जाता है स्पृष्ट। क्या? स्पृष्ट। ठीक, पहला स्पृष्ट। स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं? स्पृष्ट में वर्ण कौन कौन से आते हैं? का से लेके हमारा क्या जाता है? मा तक। का से मा तक। ठीक, स्पृष्ट वर्ण हमारा का से लेकर मा तक। और फिर आपका आता है ईसत स्पृष्ट। क्या? दूसरा ईसत स्पृष्ट। ठीक, ये क्या है हमारा? ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट हमारा हो जाता है आपका अंतस्थ वर्ण। क्या? अंतस्थ वर्ण। यारा लावा, या व र ला, या कह दो अंतस्थ वर्ण। ठीक, ये ईसत स्पृष्ट। ठीक, अब ईसत विवृत दो हो गए। अब तीसरा देखो, तीसरा आप देखो, अच्छा एक मिनट, ईसत विवृत। ईसत विवृत, ईसत विवृत हमारा सा सा हा उस में बनाते हैं। सा ख श हा। ठीक, ये हमारा, इसको हम क्या कहते हैं? ऊस वर्ण कहते हैं। ऊस वर्ण। ठीक, इसी को हम सल वर्ण भी कह देते हैं, ये भी जान लो, सल भी बोलते हैं। ठीक, अब आगे देखें, 3 हो गए। अब चौथा देखिए विवृत। क्या? विवृत। विवृत ये चौथा है। विवृत, विवृत में क्या होता है? विवृत में सभी स्वर आ जाते हैं। क्या? सभी स्वर आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक, विवृत तो सभी स्वर आ जाते हैं। ठीक, अब आगे देखो समृद्ध, 5वां। समृद्ध, इसमें केवल आ ही रहता है, केवल आ स्वर, आ स्वर केवल समृद्ध में। ये हुए हमारे अभ्यंतर प्रयत्न। अब हम आपको बाह्य यत्न अगले उसमें बताएंगे नेक्स्ट डे।